नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के गुप्त साम्राज्य के शासकों के व्याख्यान की जो श्रृंखला चल रही है उसमें मैं स्कंदगुप्त उत्तराधिकारियों के बारे में और गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर अपना व्याख्यान केंद्रित करूंगी। तो हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उसके पश्चात जो भी गुप्त शासक सिंहासनारूढ़ हुए वे अयोग्य और दुर्बल थे। गुप्त साम्राज्य की रक्षा करने में वे असमर्थ थे। स्कंदगुप्त के बाद 467 ईस्वी में उसका सौतेला भाई पुरुगुप्त जो है वो सिंहासन पर बैठा था। कहते हैं सिंहासनारूढ़ होने के समय वह वृद्ध रहा होगा। अतः 467 से 473 ईस्वी तक के अल्पकाल के शासन के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। पुरुगुप्त का शासनकाल गुप्त साम्राज्य के हास का काल था। स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्तों का कोई भी अभिलेख अथवा सिक्का सौराष्ट्र और पश्चिमी मालवा में नहीं मिलता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये प्रदेश पुरुगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य से अलग हो गए थे। मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद मालवा के गवर्नर गोविंद गुप्त ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। केंद्रीय सत्ता की निर्बलता का लाभ उठाकर वाकाटक नरेश, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन ने मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लिया था। बालाघाट अभिलेख में नरेंद्र सेन को कौशल और मालवा का अधिपति बताया गया है। ये प्रदेश पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के अधीन थे। इसी भांति काठियावाड़ का गुप्त सेनापति भटार्क स्वतंत्र हो गया। वल्लभी में मैत्रकों का वंशानुगत शासन स्थापित हो गया। पुरुगुप्त की कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं जिन पर श्री प्रकाशादित्य और विक्रम नाम मिलता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये दोनों उपाधियां उसने धारण की थी। भीतरी राजमुद्रा में पुरुगुप्त के साथ परम भागवत की उपाधि का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वह वैष्णव न होकर बौद्ध था। पुरुगुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय गुप्त सम्राट का शासक बना था। उसकी उपाधि कर्मादित्य थी। सारनाथ में प्राप्त एक बुद्ध प्रतिमा पर कुमारगुप्त का नाम लिखा हुआ है। इसमें कुमारगुप्त के शासन की तिथि 154 संवत यानी कि 473 ईस्वी दी गई है। इसका राज्य पश्चिम में मालवा और पूर्व में गौड़ यानी कि बंगाल तक विस्तृत था। बंगाल में उसकी बहुसंख्यक मुद्राएं मिली हैं। उसके समय व्यापार की पर्याप्त प्रगति हो रही थी। तभी तो बंधुवर्मन के मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसके समय में रेशम के जुलाहों की एक श्रेणी ने दशपुर यानी कि पश्चिमी मालवा के सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। कुमारगुप्त द्वितीय ने 473 से 476 ईस्वी तक राज्य किया था। कुमारगुप्त द्वितीय के पश्चात 476 ईस्वी में बुद्धगुप्त सिंहासनारूढ़ हुआ। अभिलेखों और मुद्रा साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि वह अवंती काल के गुप्त सम्राटों में सबसे शक्तिशाली सम्राट था। उसका साम्राज्य उत्तरी बंगाल से पूर्वी मालवा तक फैला हुआ था। इसके अंतर्गत यमुना और नर्मदा के बीच का संपूर्ण प्रदेश सम्मिलित था। बंगाल प्रदेश में ब्रह्मदत्त और जयदत्त उसके सामंत थे। महाराज मात्र विष्णु पूर्वी मालवा में उसका सामंत था। नर्मदा और यमुना के बीच के भाग पर उसके सामंत सुरश्मि चंद्र का राज्य था। यह जो बुद्धगुप्त था यह बौद्ध धर्मावलंबी था, क्योंकि उसके किसी भी लेख उसके लिए परम भगवत की उपाधि का प्रयोग नहीं करते हैं। हेनसांग के वर्णन से ज्ञात होता है कि बुद्धगुप्त ने नालंदा के विहार को दान दिया था। उसने 18 वर्ष के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य जो था उसकी डगमगाती हुई नौका को स्थिर करने का प्रयास किया था। तथागत गुप्त वैन्यगुप्त हेनसांग के अनुसार बुद्धगुप्त के बाद तथागत गुप्त सिंहासनारूढ़ हुआ, किंतु गुणेधर ताम्रपत्र से पता चलता है कि 507 ईस्वी में वैन्यगुप्त का राज्य था। डॉक्टर रायचौधरी ने तथागुप्त और वैन्यगुप्त को एक ही व्यक्ति माना है। नालंदा राजमुद्रा में वैन्यगुप्त को महाराजाधिराज कहा गया है। गुणेधर ताम्रपत्र में उसके गवर्नर महाराज रुद्रदत्त और विजयपति के नाम भी मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वह सर्वसत्ताधारी सम्राट था। वैन्यगुप्त के अभिलेख और मुद्राएं पूर्वी भारत में मिले हैं, इसलिए पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार के कुछ भाग में अवश्य ही उसका राज्य रहा होगा। पश्चिम में उसका राज्य कहाँ तक फैला हुआ था इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।
वैन्यगुप्त की मुद्राओं पर गरुड़ ध्वज का चिन्ह मिलता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वह वैष्णव धर्म का उपासक था। नालंदा राजमुद्रा में उसे परम भागवत कहा गया है। इससे भी उसके वैष्णव धर्मोपासक होने की पुष्टि मिलती है, परंतु वह अन्य धर्मों के प्रति भी उदार था। नरसिंह गुप्त बालादित्य। कुछ विद्वानों ने नरसिंह गुप्त को पूर्व गुप्त का उत्तराधिकारी माना है, परंतु यह मत उचित प्रतीत नहीं होता। नरसिंह गुप्त का समीकरण हेनसांग के बालादित्य से करना ठीक है। भीतरी राजमुद्रा से यह पता चलता है कि नरसिंह गुप्त के पिता का नाम पुरुगुप्त और माता का नाम वत्स देवी था। इसकी मुद्रा पर बालादित्य की उपाधि दी हुई है। हेनसांग वर्णन से ज्ञात होता है कि नरसिंह गुप्त बालादित्य के शासनकाल में हूणों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। उनका राजा मिहिर कुल था। जब मिहिर कुल ने उस पर आक्रमण किया तो उसने हूणों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया और उन्हें परास्त करके मिहिर कुल को उसने बंदी भी बना लिया। बाद में राजमाता की आज्ञा से मिहिर कुल को मुक्त कर दिया गया। हेनसांग के अनुसार नरसिंह गुप्त बालादित्य बौद्ध धर्मावलंबी था। भीतरी राजमुद्रा पर उसके लिए परम भागवत की उपाधि भी नहीं मिली है, अतः उसे कहते हैं वैष्णव धर्मानुयायी नहीं माना जा सकता। परमार्थ द्वारा रचित वसुबंधु की जीवनी से यह ज्ञात होता है कि बौद्ध वसुबंधु बालादित्य द्वारा अयोध्या बुलाया गया था। यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि नरसिंह गुप्त बालादित्य बौद्ध धर्मोपासक था। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र कुमार गुप्त तृतीय सिंहासन पर बैठा। संभवतः पूर्वी भारत उसके राज्य में सम्मिलित था और यह वैष्णव धर्मोपासक था। विष्णुगुप्त। नालंदा की राजमुद्रा से प्रकट होता है कि विष्णुगुप्त कुमारगुप्त तृतीय का पुत्र था। काली घाट के मुद्रा भांड में इसकी कुछ मुद्राएं कुमारगुप्त तृतीय की मुद्राओं के साथ प्राप्त हुई हैं, जो इस बात की साक्षी हैं कि वह कुमारगुप्त के पश्चात गद्दी पर बैठा। इस मुद्रा भांड के आधार पर कहा जा सकता है कि उसने पूर्वी बंगाल में राज्य किया था और संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसका राज्य 550 ईस्वी तक रहा। उसके पश्चात गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की अगर हम जानकारी लें तो हम कह सकते हैं कि एक दृष्टिकोण जो है इतिहास के विभिन्न सभ्यताओं, देशों, राज्यों, साम्राज्यों, राजवंशों और इतिहास नायकों के उत्थान और पतन का विवरण होता है। जन्म, मृत्यु, उत्थान और पतन प्रकृति का नैसर्गिक विधान है। साम्राज्यों और राजवंशों के पतन की तुलना हम आदित्य की दैनिक गति से कर सकते हैं। जिस प्रकार बाल रवि उषा काल में उदित होने के बाद अपने विकास मार्ग पर धीरे धीरे क्षितिज की ओर अग्रसर होकर मध्याह्न में क्षितिज पर पहुंचकर संपूर्ण भूमंडल को अपने आलोक से आलोकित कर देता है और फिर अधोमुखी होकर अस्ताचल की ओर अग्रसर होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ संध्या काल में रजनी के आंचल में छिप जाता है, उसी प्रकार गुप्त साम्राज्य और गुप्त वंश का बाल रवि चंद्रगुप्त प्रथम के रूप में उदयाल की चोटी से आविर्भूत हुआ। समुद्रगुप्त के शासनकाल में यह तीव्र गति से उदरगामी हुआ और चंद्रगुप्त के काल में अपने क्षितिज पर पहुंचा। कुमारगुप्त के काल में दीर्घकाल तक इसकी स्थिति और आलोक यथारूप रहे, किंतु कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम चरण और स्कंदगुप्त के शासनकाल के प्रारंभिक चरण में पुष्यमित्र और हूण रूपी मेघों ने गुप्तों के आलोक को मंद करने का प्रयास किया, किंतु स्कंदगुप्त ने अपने प्रचंड प्रताप से इन मेघों को विदीर्ण करके अपने वंश के गौरव सूर्य के आलोक को अक्षम बनाए रखा। किंतु स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्तों का गौरव सूर्य अधोमुखी होकर अस्ताचल की ओर चल पड़ा और धीरे धीरे वह खोता चला गया। तो हम सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों को देखें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं अयोग्य उत्तराधिकारी। कहते हैं गुप्त साम्राज्य राजतंत्रात्मक था। ऐसे शासन का स्थायित्व, दृढ़ता और पतन जो है वो राजा की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है। वस्तुतः राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा रूपी जो राज्य है वो उसका केंद्र बिंदु या धुरी होता है। राज्य के समस्त अधिकारी, विभाग, सूत्र सभी राजमुखापेक्षी होते हैं और उसी से शक्ति अर्जित करते हैं। राज्य के सभी क्रियाकलाप राजा के चतुर्दिक संपन्न होते हैं। इसका परिणाम होता था कि जब तक साम्राज्य रूपी चक्र की धुरी
या केंद्र रूपी राजा योग्य, सर्वशक्तिमान और सुदृढ़ होता है तब तक तो राज्य सुदृढ़ और स्थिर रहता है, परंतु जब राजा अयोग्य और निर्बल हो जाते हैं तो उससे शक्ति अर्जित करने और उस पर आश्रित अवयव भी अस्थिर हो जाते हैं। फलतः साम्राज्य जो है वो पतन के मार्ग की ओर अग्रसर हो चलता है। तो हमने देखा कि किस तरह से समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय ने तो अपने पराक्रम से विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और उसके पश्चात मैंने जैसा कि अभी पूर्व में बताया कि कैसे स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी पुरुगुप्त और ये सब जितने भी थे ये अयोग्य निकले थे। बाह्य आक्रमण अन्य साम्राज्यों की भांति साम्राज्य के पतन का एक कारण भी बाह्य आक्रमण होना भी है। सामान्यतः किसी देश या साम्राज्य पर बाह्य आक्रमण तभी होते हैं जब उसकी आंतरिक और सैनिक दुर्बलता सर्वज्ञात हो जाती है, अन्यथा कोई भी आक्रांता शक्ति संपन्न साम्राज्य पर आक्रमण करके अपने विनाश और पराजय को आमंत्रित नहीं करता। गुप्त साम्राज्य के साथ भी यही हुआ। आचार्य मंजूश्री मूलकल्प के अनुसार मालवा विजय के पश्चात हूण जो थे मगध तक आ पहुंचे थे। मिहिर कुल के ग्वालियर अभिलेख ज्ञात है कि 523 ईस्वी तक के मध्य तक भारत पर हूणों का अधिकार था। यद्यपि 529 ईस्वी में भानुगुप्त ने हूणों को परास्त किया था, किंतु वह गुप्त राजवंश की शक्ति को पुनः संगठित करने और गुप्त साम्राज्य को विघटित होने से नहीं बचा पाया था, और इसके कारण जो गुप्त साम्राज्य है उसकी नींव धीरे धीरे खोखली होती चली गई थी। डॉक्टर UN राय का मत है कि गुप्तों को निर्बल बनाने में सबसे बड़ा हाथ हूणों का था, और इन लोगों ने रोम साम्राज्य के समान गुप्त साम्राज्य को भी गहरा धक्का पहुंचाया। डॉक्टर RS त्रिपाठी कहते हैं कि हूणों के आक्रमणों को गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता है। उनका कथन है कि बर्बर जाति के अनवरत आघातों ने, जिनसे विश्व के अनेक सभ्य साम्राज्य टूट चुके थे, गुप्त साम्राज्य को भी अंत में तार तार कर डाला था। अगला हम कारण ले सकते हैं कि अधीनस्थ प्रांतपतियों और सामंतों की स्वतंत्रता। डॉक्टर UN राय के अनुसार प्रांतपतियों और सामंतों कुलहित संरक्षण की भावना और विद्रोही प्रवृत्तियां गुप्त साम्राज्य के ढांचे के लिए विध्वंसात्मक सिद्ध हुई। गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों और छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था, जिन पर प्रांतपति और सामंत आदि शासन करते थे। इन अधिकारियों को प्रांतीय और स्थानीय शासन में अनेक अधिकार, शक्तियां और स्वतंत्रताएं प्राप्त थी। स्कंदगुप्त के शासनकाल तक तो जब तक गुप्त सम्राट शक्तिशाली रहे तब तक प्रांतपति और सामंत सुचारू रूप से शासन चलाते रहे, किंतु स्कंदगुप्त के अयोग्य और निर्बल जो उत्तराधिकारियों के काल में इन प्रांतीय शासकों और सामंतों ने केंद्रीय सत्ता की दुर्बलता का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्रता घोषित करना शुरू कर दिया था। जैसा कि सर्वप्रथम गुप्त सेनापति भट्टारक ने सौराष्ट्र में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, इसी भांति मालवा में गोविंद गुप्त ने ये कि जैसा कि अभी मैंने सभी गुप्त शासकों के जो लास्ट में स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी हैं उनके शासनकाल में कौन कौन स्वतंत्र हुआ यह मैं बता चुकी हूँ। आंतरिक कलह और संघर्ष की बात करें तो डॉक्टर राय चौधरी का मत है कि गुप्त साम्राज्य के अंतिम वर्षों में पुष्यमित्र का विद्रोह, हूणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों और स्थानीय अधिकारियों की स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति ही साम्राज्य के पतन का कारण नहीं थे, वरन स्वयं गुप्त वंश की फूट, आंतरिक कलह और संघर्ष भी उनके पतन के लिए उत्तरदायी थे। गुप्त वंश में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, अतः सिंहासन प्राप्ति के लिए राजकुमारों में संघर्ष होते रहते थे, जिससे गुप्त साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा था। चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन काल में ही उत्तराधिकार का प्रश्न जो था वो विवादग्रस्त हो गया था। यद्यपि चंद्रगुप्त ने राजसभा में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, किंतु अन्य राजकुमारों ने इसका विरोध किया था। इसका परिणाम क्या हुआ कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद समुद्रगुप्त को सिंहासन प्राप्ति के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। इसी भांति चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि स्कंदगुप्त ने भी अपने भाई पुरुगुप्त को परास्त करके सिंहासन को प्राप्त किया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त राजकुमारों में सिंहासन प्राप्ति के लिए संघर्षों का एक नया दौर शुरू हो गया था। प्रारंभिक गुप्त सम्राटों के शक्ति संपन्न होने के कारण उनके समय होने वाले उत्तराधिकार संघर्ष ने तो साम्राज्य को इतनी क्षति नहीं पहुंचाई, किंतु परवर्ती गुप्त सम्राटों के काल में जिस समय साम्राज्य पर हूण आक्रमण और प्रांतपतियों और स्थानीय अधिकारियों की स्वतंत्रता की प्रवृत्ति बलवती हो रही थी, गुप्त राजकुमारों ने एकता प्रदर्शित करने के स्थान पर परस्पर संघर्ष में अपनी शक्ति व्यय करी, खर्च करी, जिससे गुप्त साम्राज्य की जड़ें
कमजोर हो गई थी। युद्धों के आधिक्य यानी कि युद्ध बहुत ज़्यादा थे और बहुत ज़्यादा हो रहे थे। प्रारंभिक गुप्त सम्राट तो कहते हैं साम्राज्यवादी थे। साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा में वे जीवन पर्यंत युद्धों में व्यस्त रहे थे। समुद्रगुप्त ने भी अपने विभिन्न अभियानों में अनवरत युद्धों के द्वारा संपूर्ण भारत को अपने अधीन किया था। उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी ऐसा ही काम किया। लेकिन अनवरत युद्धों ने गुप्त साम्राज्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप जहां एक और जनधन की अपार क्षति हुई, वहां दूसरी ओर इन युद्धों ने आंतरिक संगठन में भी शिथिलता ला दी। फलतः जब अन्य कारणों से गुप्त साम्राज्य का भवन जर्जर हुआ, तो इन अनवरत युद्धों ने भी उसको जर्जित करने में अपना योगदान दिया था। शासन व्यवस्था में अंतर्निहित दोषों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि गुप्तों की शासन व्यवस्था पर्याप्त सुसंगठित और सुव्यवस्थित थी, किंतु फिर भी वह पूर्णतः दोष रहित नहीं थी। प्रांतीय शासकों और सामंतों के विशेषाधिकार, राज्य कर्मचारियों विशेषकर उच्चाधिकारियों के पदों का वंशानुगत होना उसके प्रमुख दोष थे। शक्तिशाली गुप्त सम्राटों के शासनकाल में तो इन विशेषाधिकारों ने कोई समस्या उत्पन्न नहीं की थी, किंतु स्कंदगुप्त के परवर्ती अयोग्य और निर्बल सम्राटों के काल में यही दोष गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बन गए थे। कैसे कि जैसे वो अपनी शक्ति बढ़ाकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सक्रिय हो गए थे। इनमें से अनेक को तो अपेक्षित सफलता भी मिली थी, किंतु इससे गुप्त साम्राज्य खंडित हो गया था। इसके अतिरिक्त वंशानुगत जो पद हैं उसके कारण अनेक बार अयोग्य व्यक्ति भी उच्च पद पर आसीन हो जाते थे, और जिससे साम्राज्य और शासन पर बुरा प्रभाव पड़ता था। और साथ ही गुप्त काल में अग्रहार दान यानी कि भूमि दान की भी प्रथा थी, और इस भूमि पर राज्य कोई कर नहीं लेता था, और उसकी आय दान प्राप्त करने वाले की व्यक्तिगत आय होती थी। यही नहीं, इसे एक बार देने के बाद कोई नहीं छीन सकता था। तो ये एक तरह से जागीर प्रथा की तरह हो गई। तो इससे भी गुप्त साम्राज्य को कहते हैं एक धक्का लगा था। दयनीय आर्थिक दशा की बात करें तो सुदृढ़ कोष सुदृढ़ राज्य का आधार होता है। इसलिए प्रांतीय भारतीय व्यवस्थाकारों ने कोष को राज्य का प्रमुख अंग माना है। प्रारंभिक गुप्त शासकों की जो साम्राज्यवादी नीति है उसके कारण युद्धों के कारण राजकोष से भारी मात्रा में धन का खर्च हुआ था। प्रारंभ में तो अधीनस्थ प्रदेशों से प्राप्त भेंटों और राजस्व से राजकोष को इस क्षति की जैसे पूर्ति होती रही थी, किंतु कालांतर में जो परवर्ती गुप्त सम्राटों द्वारा साम्राज्यवादी या साम्राज्य की रक्षा के लिए जो लड़े गए युद्ध थे, जन कल्याणकारी कार्यों के लिए, अश्वमेध यज्ञ, अतुलनीय दान पुण्य के लिए जो कार्य किए गए, उससे राजकोष पर बुरा प्रभाव पड़ा। और कहते हैं कि अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख समुद्री और स्थलीय मार्ग भी उनके अपने ये गुप्त सम्राटों के हाथों से निकलते चले गए, जिससे गुप्त साम्राज्य की राजकीय आय में कमी आई और राज्य की आर्थिक दशा दयनीय होती चली गई थी। कहते हैं स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों के स्वर्ण मुद्राओं में अन्य धातुओं के मिश्रण से भी होती थी। साम्राज्य की रक्षा के लिए सेना और अन्य आवश्यक संसाधन धन के बल पर ही जुटाए जा सकते थे, और धन के अभाव में परवर्ती गुप्त सम्राटों के लिए साम्राज्य की रक्षा करना भी असंभव हो गया था। नीति कुशलता का अभाव की बात करें तो आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में नीति कुशलता का अभाव भी गुप्त साम्राज्य के पतन का मूल कारण था। साम्राज्यों की स्थापना, संचालन, रक्षा शक्ति और धन की अपेक्षा नीति पर अवलंबित होती है। प्रत्येक युग में श्रेष्ठ नीति सदैव सफल रही है। प्रारंभिक गुप्त सम्राटों ने तो साम्राज्य विस्तार और सुरक्षा के लिए जो नीति कुशलता का परिचय दिया था वो तो वाकई ही बहुत अच्छा था, लेकिन परवर्ती जो गुप्त शासक थे उनके समय में यह अपना दम तोड़ चुकी थी। कहते हैं कि कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ने भी अपने पूर्वजों की नीति का अवलंबन लेकर अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी अयोग्य और दुर्बल ही नहीं थे बल्कि अदूरदर्शी भी थे। उन्होंने अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए नीति कुशलता के बल पर साम्राज्य की रक्षा का प्रयत्न ही नहीं किया। अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित मैत्री संबंधों को यथारूप बनाए रखना तो दूर, उन्होंने उन्हीं मित्रों से शत्रुता कर ली जिससे गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। गुप्तों से मालवा छीनने वाला वाकटक नरेश नरेंद्र सेन द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का पुत्र ही था।
ऐसी ही नीति सीमावर्ती और विदेशी राज्यों के साथ भी अपनाई गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि साम्राज्य के भीतर ही अनेक शत्रु प्रकट होने लग गए थे और सीमावर्ती और विदेशी राज्य भी गुप्तों के शत्रु बन गए थे। फलतः जब साम्राज्य पर आंतरिक और बाह्य संकट आया तो गुप्तों को कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिल सकी। सीमा रक्षा की उपेक्षा की बात करें तो सीमाओं की रक्षा की उपेक्षा भी गुप्त साम्राज्य का एक पतन का कारण बन गया था। कहते हैं कि स्कंदगुप्त के शासनकाल के प्रारंभ तक तो गुप्त साम्राज्य पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन ये कहते हैं स्कंदगुप्त जो है उसने अपने अन्य गुणों के साथ सीमाओं की रक्षा के प्रति भी सतर्कता की नीति को अपनाया था और हुणों को परास्त करने में वो सफल रहा था। जूनागढ़ अभिलेख से भी ज्ञात होता है कि पराजित होने के बाद भी हुणों के आक्रमण का भय बना रहा था। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए ही उसने पर्याप्त मनन के पश्चात पश्चिमी भारत के लिए सुयोग्य, सक्षम और शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त किए थे, किंतु परवर्ती गुप्त शासकों ने सीमा रक्षा के प्रति प्राय उदासीनता की नीति अपनाई थी। विदेशी आक्रांताओं के प्रवेश के मार्ग, सतलज पार के प्रदेशों को स्वयं के अधीन लाने और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की सुरक्षा का कोई प्रबंध ही नहीं किया था। फलतः परवर्ती गुप्त शासकों के काल में हुणों को पुनः गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने का अवसर मिला। सीमा सुरक्षा के प्रति गुप्त सम्राटों की उदासीनता के कारण हुणों के आक्रमणों का जो कहते हैं सैलाब आया, वो इनको सहन करना पड़ा और जर्जित गुप्त साम्राज्य के जो भवन है वो धराशायी होता चला गया। और अंतिम हम बात कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रभाव। मौर्य साम्राज्य के पतन की भांति बौद्ध धर्म का प्रभाव, विशेष रूप से उसकी अहिंसात्मक नीति का अनुसरण भी गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण था। प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल हिंदू धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए प्रसिद्ध है। प्रारंभिक गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। हिंदू धर्म में सीमित और उद्देश्यपूर्ण धर्मानुकूल हिंसा की अनुमति है। तदनुसार गुप्त शासकों ने क्षत्रियोचित धर्म का पालन करते हुए राज्य विस्तार के लिए अनेक युद्ध किए और वैदिक धर्म के अनुरूप दिग्विजय अभियान के पश्चात अश्वमेध यज्ञ भी संपादित किए थे। किंतु स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों के काल में गुप्त सम्राट जो थे वो बौद्ध धर्म से प्रभावित होने लगे थे और जो परवर्ती गुप्त सम्राट नरसिंहगुप्त, पालादित्य, बुद्धगुप्त जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के प्रभाव से उन्होंने सामरिक नीति का परित्याग किया और अहिंसात्मक नीति अपनाई, जिससे गुप्तों की सैन्य शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस संबंध में डॉक्टर राय चौधरी लिखते हैं कि जिस प्रकार कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने और चीनी यात्री के निकट संपर्क में आने के कारण हर्ष ने बौद्ध धर्म अपनाया था और इस धर्म का सर्वाधिक प्रभाव राज्य की सेना पर पड़ा था, उसी प्रकार इन अंतिम गुप्त सम्राटों के धर्म परिवर्तन के कारण साम्राज्य की राजनीतिक दशा और सेना पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। हिंसन के विवरण से प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों की शक्ति और साहस की दृष्टि से जनता का विश्वास और आस्था जो है गुप्त सम्राट खो चुके थे। सैनिक शक्ति के ह्रास में विदेशी आक्रांताओं को गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने को प्रेरित किया और उनके आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य की जो अट्टालिका है वो ध्वस्त हो गई थी।